सौरमंडल, जिसमें 8 ग्रह, बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स हमारे सूरज की परिक्रमा करते हैं, जिसमें से तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी ग्रह है। यहाँ पर आज मैं और आप और सभी जीव जंतु रहते हैं। अगर हम इन सभी 4 रॉकी प्लैनेट्स और 4 गैसियस प्लैनेट्स में से सबसे विचित्र और रहस्यमयी ग्रह की बात करें तो इन सभी ग्रहों में से जुपिटर प्लैनेट यानी बृहस्पति ग्रह ही सबसे विचित्र और रहस्यमयी है, जिसका आकार इतना ज्यादा विशाल है जो अपने अंदर पृथ्वी जैसे 1300 ग्रहों को समा सकता है। इस ग्रह के कॉम्पोजिशन के चलते वैज्ञानिक इस ग्रह को एक फेल्ड स्टार भी कहते हैं। तो फिर आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी जुपिटर ग्रह के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों वैज्ञानिक इस ग्रह को एक फेल्ड स्टार भी कहते हैं और क्या होगा अगर हम इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करें। क्या हम इस ग्रह की किसी ठोस सतह पर पहुंच पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए तैयार हो जाइए एक बार फिर हमारे संग इस अद्भुत सफर के लिए। जुपिटर हमारे सूरज की परिक्रमा करता हुआ 5वां ग्रह है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल ग्रह भी है। अगर हम इस जुपिटर ग्रह के कॉम्पोजिशन की बात करें तो जुपिटर ग्रह ज्यादातर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैसेस से बना हुआ है, जिसकी कॉम्पोजिशन एक तारे की तरह है। पूरा ग्रह गैसेस से बने होने के कारण वैज्ञानिक इस ग्रह को एक गैस जाइंट ग्रह भी कहते हैं। पर अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर जुपिटर ग्रह एक तारे जैसी कॉम्पोजिशन रखता है तो वो एक तारे की तरह चमकता क्यों नहीं है? आखिर क्यों जुपिटर ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा स्टार नहीं बन सकता? तो इसका जवाब है जुपिटर ग्रह का मास। भले ही ये ग्रह एक स्टार की कॉम्पोजिशन रखता हो, पर इस ग्रह का इतना ज्यादा मास ना होने के कारण ये ग्रह एक स्टार नहीं बन सकता। अगर हम हमारे सूरज की बात करें तो हमारे सूरज का इतना ज्यादा मास होने के कारण सूरज अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते अपने अंदर हाई प्रेशर को क्रिएट करता है, जिससे हमारे सूरज की कोर कंप्रेस होकर डेंस बन जाती है और वहाँ का टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसके कारण सूरज की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में फ्यूज होकर भारी मात्रा में एनर्जी को रिलीज करती है और इसी एनर्जी के चलते हमारा सूरज एक स्टार जितना चमक पाता है। पर वहीं अगर हम जुपिटर ग्रह की बात करें तो जुपिटर ग्रह का इतना ज़्यादा मास ना होने के कारण इस ग्रह की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होना इम्पॉसिबल है। इसलिए जुपिटर को हमारे सोलर सिस्टम का एक फेल्ड स्टार भी कहते हैं, जो अपने अंदर एक स्टार जैसी कॉम्पोजिशन रखने के बावजूद एक स्टार नहीं बन सकता। हालांकि अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो इन फेल्ड स्टार की कैटेगरी में ब्राउन डॉर्फ को रखा जाता है, जो कि एक तारे और ग्रह के बीच की स्टेट होती है। ये ब्राउन डॉर्फ बहुत विशालकाय गैस जाइंट होते हैं, जिनका मास जुपिटर ग्रह से भी 15 से 75 गुना ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जुपिटर ग्रह से इतना ज़्यादा मैसिव होने के कारण इन ब्राउन डॉर्फ की कोर में बहुत कम ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे ये अपने अंदर बहुत हल्की लाइट को इमिट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हल्के चमकदार होते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों जुपिटर ग्रह को एक फेल्ड स्टार भी कहते हैं। पर अब हम इस वीडियो में जुपिटर ग्रह के बहुत से रहस्यों के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्या होगा अगर हम जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करें। तो तैयार हो जाइए हमारे संग जुपिटर ग्रह की अद्भुत यात्रा के लिए। जैसे ही हम पृथ्वी से जुपिटर ग्रह की ओर रवाना होते हैं तो हमें पहले मंगल ग्रह को देखते हुए मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करना होगा, जिसके बाद हम जुपिटर ग्रह के पास पहुंच जाएंगे। ये विशाल गैस जाइंट ग्रह दिखने में जितना खूबसूरत है, ये उतना ही ज़्यादा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक ग्रह है। यहाँ पर पहुँचते ही हमें जुपिटर ग्रह के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 69 ज्ञात चंद्रमाएं देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ का नाम यूरोपा, गैनीमेड, आयो और कैलिस्टो है। ये सभी मून जुपिटर ग्रह को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। साथ ही हमें यहाँ जुपिटर ग्रह की पतली रिंग्स भी देखने को मिलेंगी, जिसको वर्जन 1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा जुपिटर को फ्लावर करते समय खोजा गया था। जुपिटर की सतह पर दिखने वाले ये गैस के बादल जितना इस ग्रह को आकर्षित बना देते हैं, उतने ही ये खतरनाक हैं। जुपिटर की सतह पर ये जो तूफान है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक और बड़ा तूफान है, जिसको द जायंट रेड स्पॉट भी कहते हैं। ये तूफान जुपिटर ग्रह की सतह पर करीब 356 सालों से एक्टिव है, जिसकी चौड़ाई 16,350 किलोमीटर है। यानी इस तूफान के अंदर हमारी पृथ्वी आसानी से फिट हो सकती है। पर जो इस तूफान को सबसे खतरनाक बना देता है वो है इस तूफान में चलने वाली विंड्स की स्पीड, जो कि करीब 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं। पर अगर जुपिटर के जायंट रेड स्पॉट के अलावा
और कोई चीज़ सबसे हैरान कर देने वाली है तो वो है जुपिटर ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर, जो जुपिटर को सूरज से निकलने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाता है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को पहली बार साल 1973 में पायोनियर 10 स्पेसक्राफ्ट द्वारा डिटेक्ट किया गया था। ये मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर को सूरज की अपोजिट डायरेक्शन में सैटर्न ग्रह की ऑर्बिट तक बनाए हुए है, और वहीं हमारे सूरज की डायरेक्शन में ये मैग्नेटोस्फीयर 70 लाख किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, जो इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर हम जुपिटर ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर को पृथ्वी से देख पाते तो ये हमें चांद जितना बड़ा दिखता। जुपिटर ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी ग्रह के मुकाबले सबसे बड़ा मैग्नेटोस्फीयर है। पर क्या हो अगर हम इस जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में अंदर एंटर करें? आखिर हम कितने अंदर तक इस गैस के गोले में जा सकते हैं और हमें वहाँ क्या देखने को मिलेगा? तो फिर इसी के बारे में जानने के लिए 7 दिसंबर 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में अंदर एक प्रोब को छोड़ा गया, जो जुपिटर ग्रह के अंदर जाकर वहां के सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाला था। तो फिर आखिर इस प्रोब ने क्या देखा, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो फिर स्पेसक्राफ्ट द्वारा छोड़े जाने के बाद ये प्रोब जुपिटर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते काफी तेजी से जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में अंदर दाखिल होता है, जिसके बाद इस प्रोब का पैराशूट खुलता है और इसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। ये प्रोब जुपिटर ग्रह के अंदर की सभी इंफॉर्मेशन को सतह के ऊपर गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाला था, और ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर हम इंसानों को इस प्रोब ने जुपिटर ग्रह के ऊपरी सतह के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और ये पता लगाया कि इस ग्रह का ऊपरी एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा घने बादलों से बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अजीब हैं। ये बादल मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O यानी पानी से बने हुए हैं, जिसके कारण जुपिटर ग्रह के ऊपरी एटमॉस्फेयर के नीचे इस पानी की बारिश भी होती है। जिसके बाद ये प्रोब और भी रहस्यों को जानने के लिए आगे बढ़ता है और जुपिटर ग्रह के ऊपरी एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद ये जुपिटर ग्रह के खाली आसमान में प्रवेश करता है, जहाँ केवल ऊपरी बादलों से होने वाली बारिश थी। ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अद्भुत था, पर इसके बाद हमारा प्रोब से संपर्क नहीं रह पाया, क्योंकि लगातार जुपिटर ग्रह के अंदर जाने से बढ़ रहे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हमारे प्रोब की सहन शक्ति के बाहर था, जिसके चलते हमारा प्रोब वहीं नष्ट होकर जुपिटर ग्रह के बादलों का हिस्सा बन गया। इसी चीज के चलते वो बारिश का पानी भी किसी जुपिटर ग्रह की सतह तक नहीं पहुंच पा रहा था, और हाई टेम्परेचर के कारण वही भाप बनकर उड़ जा रहा था। केवल 156 किलोमीटर की गहराई में जाकर भी हमारे प्रोब को जुपिटर ग्रह की कोई ठोस सतह देखने को नहीं मिली। वाकई गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने जुपिटर के बहुत से रहस्यों को जाना, पर हम इंसानों के खोजी स्वभाव ने हमें जुपिटर ग्रह के बारे में और भी जानने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद साल 2011 को जुपिटर ग्रह की पढ़ाई करने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जो जुलाई 2016 तक जुपिटर ग्रह की ऑर्बिट में पहुंचता है और जुपिटर की बहुत सी इंफॉर्मेशन को वैज्ञानिकों के सामने रखता है। इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से हम जुपिटर ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड और कॉम्पोजिशन को बारीकी से स्टडी कर पाए, और साथ ही हमें यह भी पता चला कि जुपिटर ग्रह की कोई ठोस सतह है ही नहीं, बल्कि इस ग्रह की आउटर कोर लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन से बनी हुई है, जहाँ का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और यही जुपिटर ग्रह की विशालकाई और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार है। पर जब बात आती है जुपिटर ग्रह के सॉलिड सरफेस की, तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जुपिटर ग्रह के केंद्र में एक सॉलिड कोर भी हो सकती है, जिसका तापमान करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जुपिटर ग्रह वाकई बहुत ज्यादा विचित्र और रहस्यमय ग्रह है, और हर पल वैज्ञानिकों को ये ग्रह हैरान करके रख देता है। तो फिर आपको ये जुपिटर ग्रह की अद्भुत जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।